पोल्यूटेंट हैं, तो अब इस सोइल के अंदर जो पोल्यूटेंट है, आई जस्ट वांट टू रिमूव देम, मैं उनको रिमूव करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक ऐसा प्लांट लगा दिया जो पोल्यूटेंट को क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। जो पोल्यूटेंट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप देखेंगे कि आपने मिट्टी में से पोल्यूटेंट हटा दिए, किसकी मदद से, प्लांट की मदद से। प्लांट की मदद से। तो यहाँ पे प्लांट एक बायोलॉजिकल थिंग है या फिर नॉन बायोलॉजिकल थिंग है? प्लांट एक बायोलॉजिकल थिंग है। बायोलॉजिकल और आप बायोलॉजिकल यहाँ पे सोइल का उपचार कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है बायो रेमेडिएशन। क्या बोला जाता है इसको? बायोरेमिडिएशन। It's known as bioremediation. Bioremediation का मतलब you are using a remedy for by using biological thing. आप किसी biological thing का यूज करके किसी जगह को ट्रीट कर रहे हो। वाटर को पोल्यूट है उसको आप ट्रीट कर रहे हो, पोल्यूटेड वाटर को ट्रीट कर रहे हो, आप पोल्यूटेड सोइल को ट्रीट कर रहे हो, आप हैवी मेटल से कोई कंटेमिनेटेड प्लेस है उसको ट्रीट कर रहे हो। सो दिस थिंग इज नोन एज बायोरेमिडिएशन। और अगर आप प्लांट का यूज करके कर रहे हो तो इस बायोरेमिडिएशन को अपन स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं, फाइटोरेमिडिएशन। What we can call them? फाइटोरेमिडिएशन। Phytoremediation मतलब we are using plants for the remedy of some polluted soil or for the remedy of some polluted water. So am I clear to you everyone? Yes sir. ओके, देन हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, और इसके अलावा आप सबको पता है फूड साइंसेस में बहुत यूज होता है बायोटेक का। जैसे आपने सुना होगा फूड साइंसेस के अंदर चीज प्रोडक्शन, आपने सुना होगा बटर प्रोडक्शन, आपने सुना होगा इडली एंड डोसा, इन सब के अंदर फर्मेंटेशन कराया जाता है। जब मैंने आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर पढ़ाया था, इन दैट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप चीज बनाने में यूज करते हैं, इडली डोसा बनाने में यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप कर्ड बनाने में यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप योगर्ट बनाने में यूज करते हैं। तो फूड साइंसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा यूज है। और अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, दैट वुड बी द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या आपको समझ आ गई कि बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इवन हम लोग अगर एल्कोहल बना रहे हैं और उस एल्कोहल को अगर एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं तो हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है वो कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक मैं आप सबको क्लियर हूँ। यस सर। अब देखते हैं हम इसके बाद की कहानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो थर्स्ट एरिया है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, या तो आप माइक्रो का यूज करते हैं, एम आई राइट, हम लोग या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं या फिर हम किसी एंजाइम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मान लो ये एक एंजाइम है, इसका हम यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किसी चीज को करवाने के लिए, और ये क्या है, मान लो अपने पास एक माइक्रोब है। अब हम जिस माइक्रोब को यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल होना चाहिए या इम्प्रूव्ड होना चाहिए? इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड होना चाहिए। जिस एंजाइम का हम यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल होना चाहिए या इम्प्रूव्ड होना चाहिए? That should be improved. मान लो आपको इंसुलिन बनानी है तो आप किसी एरे गैरे बैक्टीरिया से बनवा लोगे या कि एक स्पेसिफिक इम्प्रूव्ड बैक्टीरिया से बनाओगे? स्पेसिफिक इम्प्रूव्ड। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो भी ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, चाहे तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक प्योर एंजाइम है जो कि बेस्ट कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उसे हमें इम्प्रूव्ड कंडीशन में यूज करना है। पहला काम ये। दूसरा, आप जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं तो क्या आप उनको उनके हालात पे छोड़ देते हैं कि जा तो इंसुलिन बना ले, या उनकी पूरी केयर करते हैं? पूरी केयर करने के लिए क्या हम उनको बेडरूम में ले जाते हैं, उनको लिविंग रूम में ले जाते हैं, उनको एसी रूम में रखते हैं, या फिर उनके लिए कोई स्पेसिफिक डिवाइस होती है वहां पे रखते हैं? स्पेसिफिक डिवाइस होती है वहां। स्पेसिफिक डिवाइस। उस स्पेसिफिक डिवाइस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटर या बायोरिएक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो हम उसको स्पेसिफिक डिवाइस में ले जाते हैं जहां पे बैक्टीरिया को ऐसा लगता है कि हम तो 5 स्टार होटल में आ गए। उनके लिए वो सारी की सारी कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं जो उन्हें मतलब उनको आनंद में अनुभूति करवाती हैं। यानी कि एक तो हम उनको पर्टिकुलर पीएच देते हैं, हम उनको पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, हम उनको पर्टिकुलर प्रेशर देते हैं, हम उनको पर्टिकुलर एयर प्रोवाइड करते हैं, हम उनको पर्टिकुलर वाटर प्रोवाइड करते हैं, हम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, हम उनको किसी तरह की टर्बुलेंस से बचाते हैं, सब चीजें हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो बैक्टीरिया को क्या लगता है कि हम तो 5 स्टार होटल में आ गए हैं। तो वो बताओ उनके काम करने की क्षमता बढ़ेगी या कम होगी?
बढ़ बढ़ेगी। जाएगी। बढ़ जाएगी। तो हम उनको ये 5 स्टार कंडीशन कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या हम उनको लजीज लेके जा रहे हैं? क्या हम उनको कहीं 5 स्टार होटल में ले जा रहे हैं, या फिर हम उनको एक चैम्बर में लेके जा रहे हैं जो उनके लिए स्पेसिफिक होता है? चैम्बर में लेके जा रहे चैम्बर में। और उस चैम्बर का नाम क्या होता है? बायोरिएक्टर। हम इन्हें रेडिसन में नहीं लेके जा रहे, हम इन्हें कहीं 5 स्टार नहीं ले जा रहे, लेकिन इनके लिए 5 स्टार क्या है? इनके लिए 5 स्टार ये बायोरिएक्टर है, क्योंकि बायोरिएक्टर के अंदर उन्हें हर वो चीज प्रोवाइड की जाती है जो उनके लिए काम की है। हम उन्हें पीएच कंट्रोल रखते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं, प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, एयरेशन प्रॉपर रखते हैं, वाटर प्रॉपर देते हैं। इवन मोर कंडीशंस आर देयर, मैंने सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं। तो हम उनको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमम मतलब फेवरेबल कंडीशन, जिस कंडीशन में वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देगा, वो कंडीशन हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगी प्रोडक्टिविटी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। मान लो गर्मी के दिन है और मैंने कहा कि आपको पूरी बॉटनी के 11th क्लास का टेस्ट है, और मैंने आपको 3 दिन दे दिए, और फिर मैंने आपको कहा सिर्फ टेस्ट की तैयारी आपको धूप में बैठ के करनी है, और टेस्ट होगा जून में। फिर दूसरे बच्चों को मैंने कहा कि टेस्ट होगा आपका जून में, लेकिन आपको तैयारी एसी रूम में बैठ के करनी है। तो कहाँ मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी दिखा पाएंगे? जब मैं उन्हें एसी रूम में AC बैठने की। में। तो इसी तरह से अगर मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब मुझे ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है तो इन दैट केस व्हाट शुड आई डू? मुझे ये ध्यान रखना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करें, वो आपके मतलब आपको ऑप्टिमम कंडीशंस में आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सकें। ओके बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो नो सर। सर। नो सर। नो दिक्कत। यहां तक क्लियर है बेटा सारी बात? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे की डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर। फिर तीसरा पॉइंट आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब जब आप प्रोडक्ट बन चुका है, फर्मेंटर के अंदर बना है प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये मान लो आपका फर्मेंटर या बायोरिएक्टर है, इसके अंदर प्रोडक्ट बना है। तो क्या इस चीज के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट है या बहुत सारी और भी चीजें हैं? और भी चीजें हैं। और भी चीजें हैं। तो आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को बहुत सारी और भी चीजों से अलग करना। तो अपन लिख सकते हैं प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना। यस सर। ठीक है, प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना और उसकी मॉडिफिकेशन करके पैकेजिंग करना, एंड पैकेजिंग करना, ये क्या कहलाता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये कहलाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब आप जो भी प्रोसेस आपका हुआ, जो भी प्रोडक्ट आपके बने, उसमें से आपको मेन मटेरियल में से आपको प्रोडक्ट को निकालना है, और प्रोडक्ट को निकाल करके उसे प्योरीफाई करना है, देन उसे पैक करके मार्केट में भेजना है। तो ये अपना डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो क्या आपको तीनों स्टेप्स पता लग गए? तीनों स्टेप्स में हमने क्या क्या बातें करी? यस सर। ठीक है, यस बोर सर। बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। समझ नो आ रही है? सर। ओके, फिर अपन बात करते हैं सर। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हमने पिछले चैप्टर में भी डिफाइन किया था और यहाँ पे भी हम डिफाइन करेंगे। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। कहाँ पे यूज कर रहे हैं? हम इसको इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, हम इसको टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन, व्हाई बायोटेक्नोलॉजी हैज सो मच अटेंशन ड्यूरिंग पास्ट 3 डेकेड्स? पिछले 30 सालों में बायोटेक पे इतनी अटेंशन क्यों आ चुकी है? तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ जीन क्लोनिंग। क्योंकि जब से जीन क्लोनिंग का काम पॉसिबल हो पाया है, तब से बायोटेक पे बहुत ज्यादा जो है अटेंशन वो अचीव कर ली गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसका आंसर ये है बिकॉज ऑफ जीन क्लोनिंग। फिर बात करते हैं, देखिए जीन क्लोनिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको सारी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने क्या किया, ये एक एनिमल सेल है, प्लीज आप डायग्राम को देखिए आराम से। ये एनिमल सेल है, मान लो ये एक एनिमल सेल है आपके पैनक्रियाज की, बीटा सेल की। आपको मान लो एक प्रोटीन बनाना है जो है इंसुलिन। तो आपने क्या करा, एनिमल सेल में से डिजायरेबल जीन को आइसोलेट कर लिया। किसको आइसोलेट कर लिया? डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जी। डिजायर जीन को आइसोलेट कर लिया। जब आपने एनिमल सेल में से डिजायर जीन को आइसोलेट किया, तो अब ये जो डिजायर जीन है ये क्या बनाना शुरू कर देगी? ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी।
क्या बाहर बना देगी या इसको होस्ट में भेजना पड़ेगा? इसको होस्ट में होस्ट भेजना में पड़ेगा। भेजना तो पड़ेगा। होस्ट में जब भेजेंगे तो एक कैब आएगी जो लेके जाएगी, उस कैब को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर वेक्टर बोलते हैं। तो वो वेक्टर जो है वो उस जीन को ले जाएगा और उस जीन को ले जाकर के कहाँ ले जाएगा? होस्ट के अंदर। तो होस्ट के अंदर ये वाली डिजायरेबल जीन थी ना, देख रहे हो आप, ये वेक्टर है अपना। Yes, sir. अब डिजायरेबल जीन जब ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो क्या बनेगा? mRNA। क्या बनेगा? mRNA. और mRNA जब ट्रांसलेशन करेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। Protein. लेकिन ये प्रोटीन एनिमल की प्रोटीन है या बैक्टीरिया की प्रोटीन है? एनिमल की। एनिमल की प्रोटीन है। तो आप इस तरह से एनिमल प्रोटीन बना सकते हैं, किसका यूज करके? बैक्टीरिया का यूज करके। सो बैक्टीरिया का यूज करके आप एनिमल प्रोटीन बना पा रहे हैं। तो ये जब से पॉसिबल हुआ तब से बायोटेक पे जो अटेंशन बहुत ज्यादा, जो मैंने अभी समझाया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट बाय हायर ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड दिस वे। मान लो एक चीज मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि देखो ये बैक्टीरिया की सेल है, किसकी सेल है ये? बैक्टीरिया की। हमें बैक्टीरिया की सेल हमारे पास बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, हमें चाहिए इंसुलिन। क्या नॉर्मली इंसुलिन ये बनाता है? No, नो sir. सर। नहीं बनाता। तो क्या हम नॉर्मली इससे बिना जीन को ट्रांसफर किए हुए इंसुलिन बना सकते हैं? No, नहीं sir. बना तो सकते। हम कैसे बनवाएंगे? अगर हमें इंसुलिन बनवाना है तो हाउ वी विल ऑब्टेन इंसुलिन फ्रॉम दिस? हम इसमें जीन का ट्रांसफर करते हैं। तो ये क्या Insulin कहना का चाह gene. रहा है कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद नहीं बनाता, लेकिन अगर हमें वो सब चीजें बनवानी है उससे तो हम उसको बस एक काम कर दें, हम उसको जीन दे देंगे, वो वाली जीन दे देंगे तो वो आपको वो प्रोडक्ट बना के दे देगा। तो जब से ये काम होने लगा तब से बायोटेक्नोलॉजी का जो कहानी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी इज वर्किंग इन सो वाइड वे जब से ये काम पॉसिबल हुआ है। तो ये डायग्राम पे बिल्कुल वही चीजें दोबारा मेंशन की हुई हैं, उसमें थोड़ी ब्लर्ड थी पिक्चर इसलिए मैंने दोबारा इंसर्ट कर दी। सो क्या ये सारी बातें समझ आ गई आपको? Yes, यस सर। sir. जीन ट्रांसफर कब करते हैं? जब बैक्टीरिया खुद वो प्रोटीन बनाता है। जब बैक्टीरिया खुद वो प्रोटीन नहीं बनाता, किस केस में हम जीन ट्रांसफर करते हैं? जब बैक्टीरिया बैक्टीरिया खुद प्रोटीन जीन नहीं नहीं बनाता। बनाता। खुद वो प्रोटीन नहीं बनाता। फिर बात करते हैं बायोटेक की तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन खत्म होता है। मैंने आपको कहा था ना इस चैप्टर के हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन को सबसे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोटेक की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या क्या है। सो मुझे बताओ इंट्रोडक्शन में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है? नो No, सर sir. रटना थोड़ी पड़ेगा, रटना तो नहीं पड़ेगा, नो सर। समझ No, आ गया होगा। sir. चलो अपन बात Yes. करते हैं एग्रीकल्चर की। जब अपन एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में हम लोग किस तरह से बायोटेक को यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है। एग्रोकेमिकल किसको बोलते हैं? आप में से कोई बताएगा किसको हम लोग एग्रोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं? केमिकल प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। Fertilizer. एग्रोकेमिकल जो भी एग्रीकल्चर में यूज होते हैं उसमें से जैसे सबसे पहले अपने पास पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं और हर्बिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, ये सारे के सारे बायोकेमिकल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर हमें इसको ध्यान में रखना है, एग्रोकेमिकल बेस को ध्यान में रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रोकेमिकल बेस्ड है एग्रीकल्चर उसमें भी बायोटेक का यूज होता है। और फिर सेकंड थिंग अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा कहाँ पे यूज होता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आप लोग बायोटेक का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भी आप बायोटेक का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं और कहाँ यूज करते हैं, तो आप लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है, यानी ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया है, तो उसमें भी आप बायोटेक का यूज जो है वो कर सकते हैं। समझे क्या मेरी बात? Yes, यस sir. यस सर। ओके, तो अब अपन इससे भी आगे डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास बायो एग्री अपने पास सॉरी एग्रोकेमिकल है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ब्रॉड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड, इट इंक्लूड ब्रॉड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड्स के अलावा इंसेक्टिसाइड, broad range of pesticides, broad range of insecticides, and इसके अलावा herbicides, broad range of herbicides, इसके अलावा fungicide,
ये सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो एग्रोकेमिकल की बात करें तो इसमें अपन ब्रॉड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड को इंक्लूड करते हैं, इंसेक्टिसाइड को, हर्बिसाइड को, फंगीसाइड को, इन सब चीजों को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, इसके अंदर आपको सिंथेटिक फर्टिलाइजर, हॉर्मोन्स, इन सबको भी इंक्लूड करना है। इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा आपके पास जो भी हॉर्मोन्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। एंड जितने भी केमिकल ग्रोथ एजेंट्स हैं या केमिकल ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उन सब की जो स्टडी है वो इसमें की जाती है। यानी मैं बेसिकली बता दूं, आपको बायोटेक बेस्ड प्रोडक्ट बनवाने हैं ये सारे, तो आप इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे उनको। केमिकल ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें। और इसके अलावा आपके पास जो भी मैन्योर है, जैसे आप जिसे खेती बाड़ी में यूज कर रहे हैं, एनिमल मैन्योर, वो सारी बातें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इन सबको आप बायोटेक का यूज करके बनवा सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बताएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? तो जिससे वो ऑर्गेनिक फूड्स बनाए जाए, मतलब प्रोडक्ट्स। नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जिसमें आप केमिकल का यूज ही नहीं कर रहे, बिल्कुल केमिकल का यूज नहीं करोगे। अगर आपको पेस्टिसाइड यूज करना है तो आप बायो पेस्टिसाइड यूज करोगे। तो यहाँ पे जो फार्मर यूज करता है मैन्योर का, वो केमिकल होता है या फिर बायोलॉजिकल होता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट शुड बी बायो फर्टिलाइजर। बायोलॉजिकल होता है। आप ना तो यहाँ पे केमिकल का यूज करोगे, ना ही कोई उसका नुकसान देखोगे, तो बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड, इन सब चीजों का इसमें यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर हो गए, बायो पेस्टिसाइड हो गए। इसके अलावा आप इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो आपके मतलब खेती को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो नेचर को बिना नुकसान पहुंचा हुए काम करती है। तो हम लोग कह सकते हैं ये इको फ्रेंडली होती है। कैसी होती है? इको इको फ्रेंडली। फ्रेंडली। इको फ्रेंडली। ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टेक्निक के अंदर आप अच्छी क्रॉप्स ले सकते हैं बिना नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है। तो क्योंकि आपने यहाँ पे किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया। ठीक है। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, तो आपको बता दूं इसमें जो मेन क्रेडिट जाता है, सबसे पहले जिसने जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का यूज किया था वो कौन थे? नॉर्मन मेयर। मेयर नहीं थे बेटा, अरे बार्लो। आपको पता है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। यस सर। यस सर। इनको क्रेडिट जाता है, हरित क्रांति के पिताजी हैं ये, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इन्होंने सबसे पहले वैरायटी यूज करी थी। और आप सबको पता है इन्होंने इंडिया के अंदर मैक्सिकन वैरायटी लाए थे। ये जब मैंने स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। तो बार्लोग अंकल दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे? यस सर। बार्लोग अंकल जो है ये बहुत समझदार थे, इन्होंने इंडिया की बहुत मदद भी करी। और इंडिया में इनसे मदद मांगने कौन गया था पता है आपको? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। इंडिया से MS स्वामीनाथन जी इनके पास गए थे। ये बात मैंने आपको स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में बताई थी। तो ये जो थे, ये अर्नेस्ट बार्लोग, ये कौन थे? ये अमेरिकन एग्रोनोमिस्ट थे। अमेरिकन थे, मतलब अमेरिका के एग्रोनोमिस्ट थे। और इन्होंने सबसे पहले एक वैरायटी तैयार करी थी मैक्सिको के अंदर। और उस मैक्सिको वैरायटी को ही हम लोग इंडिया में लाए थे। लेकिन क्या वो इंडिया में आसानी से ग्रोथ कर रही थी या नाटक कर रही थी? नाटक कर रही। तो फिर उसको कैसे सीधा किया? मैं बता दूं उसके आपको अंदर सारे, भी कुछ कुछ चेंजेस किए थे, उसे गामा रेडिएशन से ट्रीट कराया था। ठीक है। तो ये एग्रोनोमिस्ट थे, प्लस ये ह्यूमैनिटेरियन थे, ह्यूमैनिटेरियन। और इसके अलावा ये नोबेल लॉरिएट भी थे, इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और फिर मैं आपको बता दूं, इन्हें आप लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? फादर ऑफ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को। वैसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? वो नॉर्मन बार्लोग को बोला नॉर्मन जाता है। एंड। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो किस सेंचुरी में ग्रीन रेवोल्यूशन देखी गई थी? 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी? 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अंदर देखी गई थी। और कौन से इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में ज्यादातर शुरुआत हुई थी?
मतलब भारत के अंदर कौन से ऐसे 2 राज्य थे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई थी? क्या कह रहे हो? पंजाब। आपकी आवाज इतनी कम क्यों आ रही है निखिल? माइक में कोई खराबी है। खराबी है? ओके ओके, अभी ठीक आ गई थी। चलो, मैं ये बताना चाह रहा था कि पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे स्टेट थे जहां पे पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे स्टेट थे जहां पे आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। और मुझे बताओगे कौन सी फसलों पे जोर दिया गया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई थी? वीट पे। वीट और राइस पे। ठीक है, और मुझे बताओ कौन सी जो यूनिवर्सिटी ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया? तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो है, उनका इस पे बहुत काम था। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का भी इस पे बहुत काम था। और ग्रीन रेवोल्यूशन में मुझे बताओ कि क्या केमिकल का यूज किया गया था या केमिकल्स को अवॉइड किया गया था? सर यूज किया गया था। एक्सेस में यूज किया गया था, जिसके बाद में हमें नुकसान भी भुगतने पड़े। और आज भी पंजाब जो है वो इसके बहुत सारे नुकसान भुगत रहा है, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कैंसर के पेशेंट बहुत हैं। वाई सो? क्योंकि वहां पे अभी भी मिट्टी में पेस्टिसाइड्स इतने ज्यादा हैं कि वो नुकसान कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यस यस सर। सर। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये पीरियड कौन सा था? इट वॉज इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अंदर क्या देखा गया? एक पीरियड था जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो दिस वाज द पीरियड इन विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाज इंक्रीज्ड। कितनी? बहुत ज्यादा। जिसकी वजह से कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हुए। प्रोडक्टिविटी किस चीज की बढ़ी थी? तो आपको सिंपल सा बताना है, ग्रेन्स की। और किसके ग्रेन्स की? तो यू शुड नो वीट दैट और वीट और वीट राइस। वीट एंड एंड राइस। राइस। तो वीट और राइस के जो ग्रेन हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो बढ़ चुकी थी। एंड ये कब देखा गया था? तो इट वाज ऑब्जर्व इन 20th सेंचुरी। और इसके जो रिजल्ट थे वो क्या थे? और इस ये मतलब प्रोडक्टिविटी पहले मुझे ये बताओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या थे? तो पहला मुझे ये बताओ, प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी? सबसे पहले मुझे सर बताओ। यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स केमिकल। क्योंकि नहीं, सबसे पहला हम बताएंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज का यूज किया। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया? हाई यील्डिंग वेराइटी। तो पहला पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। ये बात मैंने आपको बता रखी है, थोड़ा सा बस यस डिस्कस सर। करेंगे इसके बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। तो हमने जब इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज का यूज किया, तो मुझे आप बताइए इन वेराइटीज को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? तो हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज। HYV। समझ जाओगे ना? फिर दूसरी बात आती है, आपने जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया तो आपने इरिगेशन कम किया या ज्यादा किया? ज्यादा ज्यादा। किया। आप मतलब दिन रात लग गए जब ये समस्या आई ना खाने की। तो गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया, दिन रात किसान लगे रहे, इतनी ज्यादा इरिगेशन कर दी, सोइल को कंजर्व करने की टेक्निक यूज करी कि सोइल का नुकसान ना हो, सोइल इरोजन ना हो। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कंट्रोल की गई। जैसे एक किसान जो है वो मन लगा के खेती करने लगा, ना तो उसने इरिगेशन की कमी छोड़ी, ना तो उसने मशीनाइजेशन की कमी छोड़ी। मतलब सब कुछ मैकेनिकल हो गया। मतलब कि पहले जो था पानी, जो ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, मतलब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा हार्वेस्टिंग सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम। उसमें ढेकली और बहुत सारे अलग अलग सिस्टम थे जिससे वाटर को मतलब इरिगेशन किया जाता था। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन का काम आया, उस समय ट्यूबवेल वगैरह बहुत ज्यादा लग गए, मैकेनाइजेशन हो गया। इवन की जो आप पहले मतलब गायें या फिर बैल का यूज करके खेत को जोतते थे, उस अब सब लोग ट्रैक्टर से और इन सब चीजों से करने लगे। और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि सरकार ने किसानों को लोन की सुविधा प्रदान कर दी, जिससे किसानों के पास थोड़ा कैपिटल आ गई, मनी आ गई। और उसके बाद फिर किसानों ने ये सब इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए, और इंस्ट्रूमेंट से काम बढ़ गया, उनको मजा आने लगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनकी पॉकेट में पैसा आने लगा। सो इसीलिए किसान जो है थोड़ा सा मतलब अपनी खेती बाड़ी को, पहले किसान अपने आप को कोसता रहता था कि वाई वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, हम खेती क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज का जो किसान है वो मतलब इन सब चीजों, क्योंकि किसान को बहुत सारी फैसिलिटीज है। आपको पता है किसान कितनी भी कमाई कर ले उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता।
पता होगा आपको। लेकिन एक नॉर्मल एम्प्लॉय अगर 5 लाख से ऊपर कमा लेता है तो उसको सरकार तुरंत टैक्स मांगने लगती है, इवन कि उसकी सैलरी से पहले ही टैक्स कट के मतलब आता है। मतलब अगर एक आदमी 5 लाख से ज्यादा कमाता है, आपको पता होगा, तो उसकी जो सैलरी आती है उसमें से टैक्स पहले ही कट के आता है। समझ आ गई बात यस आपको? सर। यस सर। लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसान को सरकार ने फुल छूट दे रखी है, क्योंकि किसान ही जो है उसे अपन अन्नदाता भी बोलते हैं, आपको पता होगा। वो हमारे पूरे देश का पेट भरता है, इसीलिए किसानों को बहुत सारी सब्सिडीज दी गई हैं और बहुत सारी छूट भी दी गई हैं। और तीसरा जो काम था वो था एग्रोकेमिकल का यूज जो है वो एक्सेस में किया गया। एग्रोकेमिकल मतलब फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो इन तीन चीजों पेस्टिसाइड्स। की वजह से, इन तीन चीजों के यूज की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर मैकेनाइजेशन कर दिया गया, इरिगेशन प्रॉपर चला, इसके अलावा सोइल कंजर्वेशन टेक्निक प्रॉपर चली, बायोकेमिकल का यूज हुआ। और आपको बता दूं तो ये सबसे पहले कहाँ पे सक्सेस मिली थी, इंडिया में मिली थी या कहीं बाहर मिली थी? कहीं बाहर। कहीं बाहर। तो मैं आपको बता दूं, इट्स जो अगर अपन बात करें, its early dramatic success that was in the India, no sorry, that was in the Mexico. ये कहाँ पे थी बेटा? It was in the मेक्सिको। मैक्सिको। Mexico। और फिर आपसे पूछा जाए देन बाद में कहाँ हुई, उसके बाद इंडिया। इंडिया सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? मतलब कुछ इलाकों में इंडिया के। सब कॉन्टिनेंट। वी कैन से, क्या मुझे बताओ, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट पूरे इंडिया पे आया था या फिर सिर्फ नॉर्थ इंडिया पे था? नॉर्थ इंडिया पे। नॉर्थ इंडिया पे था सिर्फ, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 2 स्टेट से हुई थी, दैट वाज हरियाणा एंड पंजाब, एंड दोनों ही नॉर्थ इंडिया में है। एक बात आपको और बता दूं, इससे जो प्रोडक्टिविटी थी और फूड सप्लाई थी वो कितनी बढ़ गई थी? ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, यानी 3 गुना फूड सप्लाई बढ़ चुकी थी। जो नॉर्मली फूड सप्लाई हो रहा था उसका कितना गुना फूड सप्लाई बढ़ गया था? 3 3 गुना। गुना। ठीक है, और ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। लेकिन ये ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, तो हमें इस पे और अभी काम करना था। फिर आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन की हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस का मतलब ये एक कंप्लीट सक्सेस नहीं थी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। क्यों? इसका क्या कारण था? ग्रीन रेवोल्यूशन इट वाज नॉट अ कंप्लीट सक्सेस, क्या कारण था इसका? साइड इफेक्ट्स भी थे ना इसके। बहुत सारे कारण थे कि ये हमें पूरी तरह से सक्सेस नहीं दिला पाया, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से कारण थे? क्योंकि सर सिर्फ ना 2 ही स्टेट ऐसे थे जिसमें ना मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल रहा था। और एनी अदर रीजन? और केमिकल्स जो का यूज भी ज्यादा किया था। बहुत सारा मतलब केमिकल बार फर्टिलाइजर ये बहुत यूज करते हैं। और जैसे क्या आपने इसमें हर तरह की फसलों को उगाया था या सिर्फ 2 ही फसलों पे जोर दिया गया था? सिर्फ 2 ही फसलों पे। सिर्फ 2 ही फसलों पे जोर दिया गया था। इसके अलावा मुझे बताओ कि आपसे पूछा जाए कि क्या आप सिर्फ वीट और राइस की ही हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज कर पा रहे थे या फिर बाकी सभी क्रॉप्स की भी हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज कर पा रहे थे? वीट सिर्फ और वीट और राइस के राइस। ही। नो। सो हम लोग कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग वेराइटीज जो हैं उसका आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग से प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने यहाँ पे नई वेराइटीज यूज कर ली, तो उनमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था। तो आपको पता है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफेक्ट्स थे। तो ये पहला हम लिख लेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ। फर्टिलाइजर्स। तो मैं शॉर्ट में लिख दूं एग्रोकेमिकल। यस सर। ठीक है। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि अगर आप मिनिमाइजिंग करते हो फर्टिलाइजर का यूज या केमिकल का, तो आपका जो मतलब प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है, वो इतनी नहीं बढ़ेगी। और आपको पता है हार्मफुल इफेक्ट थे एग्रोकेमिकल के, एनवायरमेंट एंड वाटर पोल्यूशन हो रहा था, यस सर। जिसकी वजह से डेडली डिजीज हो रही थी, है ना? और सर तो सॉइल पोल्यूशन भी। हाँ, सोइल पोल्यूशन भी हो रहा था, बिल्कुल। तो एनवायरमेंट एंड सोइल एंड वाटर पोल्यूशन, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा आपको पता है कि एग्रोकेमिकल्स जो थे वो शुरू शुरू में तो लोन भी नहीं दिया गया था, तो एग्रोकेमिकल जो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो आम किसान जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा भी नहीं उठा पा रहा था। तो ये बहुत एक्सपेंसिव थे,
तो इन सब चीजों को आम किसान फायदा नहीं उठा पा रहा था। फिर सरकार ने देखा इनकी कमियों को तो आम किसानों को लोन दे दिया। लेकिन आपको पता है लोन भी हर कोई आसानी से नहीं लेता, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये होता है कि लोन लेना मतलब कर्जा चढ़ जाना और फिर सारी जिंदगी उसको उतारते रहना। तो जब आजकल तो हर कोई जो लोन लेता है वो मतलब क्या करता है, मतलब पॉजिटिवली लेता है। लेकिन पहले के जमाने में लोन लेना मतलब अपने आप को दांव पे रख देना। आपको पता है उसको मतलब ऐसे बोला जाता था कर्जाऊ है, ये कर्जाऊ है। लेकिन आजकल तो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी लोन लिमिट लेते हैं बैंक से और अपने बिजनेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन उस समय पे आम किसान ये सब बातें नहीं मान रहा था, तो इसलिए बहुत सारे हिंड्रेंसेस आ रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इवन की एक और अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक बात और आती है कि आपने अगर ये देखा कि आपको इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी को, आपने एक बार हाई यील्डिंग वैरायटी लगा ली, तो मुझे बताओ आपको हाई यील्डिंग वैरायटी लगाने के बाद उससे जो बीज आएंगे उसी से दोबारा लगा लोगे या नए बीज खरीदने पड़ेंगे? नए बीज खरीदने पड़ेंगे। नए बीज खरीदने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? उससे जो बीज आए वो क्यों नहीं यूज कर रहे? क्यों नहीं यूज कर रहे? मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, जस्ट अ मिनट। तो आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग करके उनको नहीं कर सकते, उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको नए बीज खरीदने पड़ते हैं। लेट सपोज आप ये लेके आए प्लांट, जैसे ये वाला प्लांट, तो ये हाइब्रिड है या फिर ये नहीं है? तो ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। ठीक है, ये हाइब्रिड है। आपने इसका क्रॉस कराया, तो जब आप क्रॉस कराते हो तो आपके पास ये गैमेट बनेंगे, है ना? तो आपके पास मुझे बताओ कि अब अगले सीजन में आपके पास जो बीज आएंगे क्या वो 50% हाइब्रिड होंगे, 100% हाइब्रिड होंगे या फिर 25% हाइब्रिड होंगे? तो आपके पास हाइब्रिड कितने बीज आए? 50%। अब आपको देख के थोड़ी पता लगेगा कि आपकी फसल में कौन से हाइब्रिड बीज है कौन से नहीं है, तो आप तो सभी को लगा दोगे। तो अब आपकी खेती में आधे तो कैपिटल ए वाली खेती हो जाएगी, 25% कैपिटल ए वाली, 25% स्मॉल ए वाली और 50% आपकी डिजायरेबल खेती होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तो 100% डिजायरेबल खेती हो, तो उसके लिए हमें बीज दोबारा से मार्केट से खरीदने पड़ते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी कि आप जब हाइब्रिड वैरायटी को यूज करते हैं, आज भी ऐसी एक समस्या हम लोग फेस करते हैं कि जब हम हाइब्रिड वैरायटी यूज करते हैं तो जब भी कभी हम हाइब्रिड वैरायटी का यूज करेंगे तो हमें हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं, हम एग्जिस्टिंग वैरायटी का यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? सर हाँ बोलो। सर मतलब जैसे कि ना एनिमल्स में ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, वैसे ही क्या प्लांट्स में भी हो जाता है कि एक भी ऐसे इस्तेमाल करने से? इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी अलग चीज है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें प्योर लाइन आने लगती हैं। प्योर लाइन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हाइब्रिड लाइन। जैसे मान लो आपके पास एक लंबा पौधा है, इधर देखिए, ये लंबा पौधा है लेकिन इसका जीनोटाइप ये है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये भी लंबा पौधा है, इसका भी जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताओ खेत में कैसे पौधे आएंगे, अगली जनरेशन में कैसे पौधे आएंगे? सर एक तो बिल्कुल टॉल आएगा और दो ऐसे मतलब कि दो दो मतलब तीन आएंगे टॉल और एक आएगा डॉर। मतलब 3 टोल आएंगे लेकिन प्योर टोल तो एक ही आएगा। हाँ प्योर टॉल एक आएगा। तो लेकिन आप चाहते हो कि सारे टोल हो, तो आप फिर ये वाला यूज करोगे या फिर कैपिटल टी यूज करोगे? ये वाला। हाँ, इसी तरह से आपका जो कॉम्बिनेशन है वो हाइब्रिड है, उसमें जब हाइब्रिड हाइब्रिड का क्रॉस कराते हो तो बाद में रेशियो चेंज हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना होता है, बीजों को हर साल खरीदना पड़ता है। नए बीज खरीदोगे तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज आपके जो हर साल जो है वो आपके अनडिजायरेबल कैरेक्टर वापस आते जाएंगे, अब वापस आते जाएंगे और आपके डिजायरेबल कैरेक्टर खत्म होते चले जाएंगे। दिस वाज द मेन प्रॉब्लम दैट वाज सीन ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। समझे? यस सर। अब देखिए, आपने यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करा, ये यहाँ पे एक पॉसिबल सॉल्यूशन था। जो भी हिंड्रेंसेस पहले देखी आपने, उसमें पॉसिबल सॉल्यूशन क्या था, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। इसमें अपन दो चीजें पढ़ेंगे। आप मुझे बताओ, डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को ऐड करते हैं, जीन को डिलीट करते हैं? अगर आपने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना है तो जीन को ऐड किया जाता है, जीन को ऐड करते हैं। बेटा जीन को ऐड भी कर सकते हैं और जीन को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जीन सब्सट्रैक्शन भी किया जा सकता है और जीन को ऐड भी किया जा सकता है। तो whenever you are performing an genetic engineering experiment, तो आप दो चीजें कर सकते हैं। तो आप कैसे करते हैं,
इसके अंदर क्लोनिंग करते समय आप जब जीन एडिशन की बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे कि इस मेथड के अंदर क्लोनिंग करते समय आप क्या करते हैं, आप एक नई जीन जो है, एक या एक से ज्यादा जीन जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये इसका वेक्टर है और आप क्या कर रहे हैं, आप इसके अंदर एक नई जीन इंसर्ट कर रहे हैं। ये क्या है आपकी फॉरेन जीन। तो ये जो मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इसमें आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, यू विल हैव सच काइंड ऑफ रिजल्ट। ओके, एंड देन ये आपके पास बन गया डिजायरेबल जीन के साथ कॉम्बिनेशन। और व्हाट वुड बी दिस, ये है आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। समझ गए? तो इसमें आपने क्या किया है, जीन को इंसर्ट किया है, जीन को हटाया है, इंसर्ट किया है। तो आप लिख सकते हैं इन दिस इन विच क्लोनिंग is used to alter the characteristic of plant। इससे प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। और आप इसमें क्या कर रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग एक या एक से ज्यादा जीन, वन और मोर देन वन जीन। आप एक भी जीन दे सकते हैं, आप एक से ज्यादा जीन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपने पास एडिशन। तो मुझे बताएंगे एडिशन में हमने क्या किया? एडिशन के अंदर हमने क्या जीन को किया, इंसर्ट किया है। फॉरेन जीन को इंसर्ट किया। लेकिन जब सब्सट्रैक्शन की बात आती है तो इसके अंदर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, आप किसी एक जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। मान लो ये आपके पास एक वेक्टर है, क्या है ये, वेक्टर। ये इसके अंदर अलग अलग जीन है। ठीक है, ये एक जीन है आपके पास इस वेक्टर के अंदर। ठीक है, ये आपके पास दूसरी जीन है इस वेक्टर के अंदर। दिख रही है आपको अलग अलग जीन? ठीक है, अब आपकी Yes, sir. एक जीन जो है ना वो नुकसान पहुंचा रही है। मान लो ये हार्मफुल जीन है। कैसी जीन है ये? हार्मफुल। हार्मफुल जीन। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसे मैं इनएक्टिव कर दूंगा। तो बताओ आप उसके हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हो अब? यस सर। इसी को क्या बोलते हैं, जीन सब्सट्रैक्शन। तो जीन सब्सट्रैक्शन मतलब कि आप एक या एक से ज्यादा जीन को क्या कर रहे हो, इनएक्टिवेट कर रहे हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज करके, बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हो बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, बाय यूजिंग दिस टेक्निक आप क्या कर रहे हो, आप किसी एक या एक से अधिक जीन को इनएक्टिवेट कर रहे हो। आर यूज टू इनएक्टिवेट वन और मोर जीन। इनएक्टिवेट किसको करोगे, काम की चीजों को या नुकसान की चीजों को? नुकसान नुकसान की की चीजों। चीजों। नुकसान की चीजों को। तो दो तरीके से, वन और मोर जीन्स एग्जिस्टिंग इन द प्लांट। तो आप ऐसी जीन को इनएक्टिवेट करके आप उनके इफेक्ट से बच सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। टमाटर, आप मार्केट में से जब टमाटर लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि जब टमाटर आपके पास होते हैं तो उसको वो थोड़े दिन, आपने देखा होगा जब आप मार्केट से टमाटर लेके आते हैं तो आपने देखा होगा टमाटर थोड़े दिन बाद क्या होते हैं, गल जाते हैं। देखा आपने? यस यस सर। सर। गल क्यों जाते हैं, बताएंगे आप? मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप लोग बोलना नहीं चाह रहे? सर पता आ नहीं। रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि टमाटर गल क्यों जाते हैं। पता नहीं तो ये पूछ लो ना अपने बॉटनी वाले सर से।
सर आप बता दो। यस सर आप देखो, बताओ। जब टमाटर होते हैं वो इसलिए गल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक जीन होती है जो एक एंजाइम बनाती है। जो एंजाइम बनाती है वो एंजाइम टमाटर की दीवारों को गलाने लगता है। लेकिन मुझे वो बताओ, वो जीन काम की हुई है नुकसान की हुई? नुकसान की। नुकसान। नुकसान की हुई ना, क्योंकि टमाटर गलने लग गया। तो अगर मैं उस जीन को इनएक्टिवेट कर दूं तो क्या मेरा टमाटर गलेगा? नो हाँ नो सर। 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 नहीं गलेगा। तो अब मेरे टमाटर की जो लाइफ है वो बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ बढ़ गई। गई। बढ़ बढ़ गई। गई। बहुत सही। तो इस तरह से मैं किसी जीन को इनएक्टिवेट करके अपने टमाटर की लाइफ को बढ़ाता हूं। तो ऐसे टमाटर को बोला जाता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या बोला जाता है? फ्लेवर फ्लेवर। सेवर टोमेटो। ये तो बात मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया है। वैसे मैं फ्लेवर सेवर टोमेटो अच्छे से पढ़ाऊंगा, जस्ट यहाँ पे आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जीन सब्सट्रैक्शन किया या जीन एडिशन किया? जीन सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। जीन सब्सट्रैक्शन किया। फिर बात करते हैं लास्ट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज। आपको बातें याद रखनी है। आप अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो भी क्रॉप्स आप लगा रहे हैं वो एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाती हैं। तो एबायोटिक स्ट्रेस कौन कौन से हो सकते हैं? कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। तो एबायोटिक स्ट्रेस आपके पास, जैसे आपने ऐसी फसलें लगा ली जो ठंडी को टॉलरेट कर पा रही हैं, यानी वो लो टेम्परेचर में भी ग्रोथ कर रही हैं। आपने ऐसी फसलें लगा ली जो सूखे को भी कंट्रोल कर रही हैं। सूखा मतलब पानी की कमी में भी ग्रोथ कर रही हैं। ऐसी फसलें लगा ली जो लवणीय कंडीशन यानी सोल्टी कंडीशन में भी ग्रोथ कर रही हैं, नमक वाली पानी में भी ग्रोथ कर रही हैं। ऐसी कंडीशन लगा ली जो मतलब हाई तापमान पे भी ग्रोथ कर रही हैं, मतलब गर्मी में भी ग्रोथ कर रही हैं। तो आपकी नॉर्मल फसलें मुझे बताओ, क्या गर्मी में ग्रोथ करती हैं, सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं? सूख सूख जाती है। जाती सूख जाती हैं, वेल्टिंग हो जाती है, मुरझा जाती हैं। लेकिन अगर आपने उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लिया तो वो सोल्टी वाटर में भी ग्रोथ कर जाएंगी, हाई टेम्परेचर पे, ड्रॉट में, कोल्ड में, हर तरह की कंडीशन में ग्रोथ कर सकती हैं। सो वो टॉलरेट हो जाती हैं, वो सहनशील हो जाती हैं इन सभी एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। तो वो क्या हो जाती हैं? सहनशील हो जाती हैं। मतलब वो इन सब चीजों को सहन कर पाती हैं, वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाती हैं। इवन कि उनके अंदर मिनरल को यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पूछ लो ना मेरे से अगर नहीं पता लग रहा तो। हाँ सर सर आप बता बता दो। दो। देखो, एक प्लांट आपने लगाया मिट्टी में, ये प्लांट है, ठीक है, और ये आपने दूसरा प्लांट लगाया मिट्टी में। अब ये क्या कर रहा है, एक ही बार में सारे मिनरल को मिट्टी में से सोख लेता है। लेकिन ये प्लांट क्या कर रहा है, ये जितनी चाहिए उतनी मिनरल को सोख रहा है। तो कौन सा प्लांट फायदेमंद है? बी वाला। बी वाला। बी वाला, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी प्रॉपर है। ये मिनरल की उतनी ही एब्जॉर्प्शन करता है जितना इसको चाहिए, और इससे मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है, ठीक है, और मिट्टी जो है वो स्टेराइल नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर मिनरल न्यूट्रिशन बने रहते हैं। तो ये एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? अगर आपने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है तो। अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हो तो आपके प्लांट के अंदर मिनरल को यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो उतने ही मिनरल्स को लेता है जितनी उसको चाहिए, एक्सेस में जाकर के अपनी बॉडी में स्टोर नहीं करता, और फिर वो साइकिल चलती है तो मिनरल वापस में सोइल में भी आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। जैसे अगर आपको मैंने मुर्गी दे दी अंडे, जो सोने के अंडे देती है, तो निखिल क्या करोगे? रोज एक अंडे का वेट करोगे, एक ही दिन में सारे अंडे लेने की कोशिश करोगे? सर रोज एक अंडे का वेट करूंगा। हाँ, तो वो आपका सही तरीका होगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मुर्गी को काट देते हैं, सारे अंडे एक ही साथ ले लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो प्लांट आप ऐसे लगाते हो जो मिनरल धीरे धीरे लें, ना कि एक ही बार में सारे मिनरल ले लें, तो उससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। फिर आपको पता होगा, अगर आपने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया तो ये क्या करते हैं, ये आपसे केमिकल पेस्टिसाइड पे कम डिपेंड करते हैं। यानी इनके अंदर खुद ही पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस आ जाती है। मान लो एक तो ये प्लांट है, इसको ग्रोथ कराने के लिए आपको केमिकल देने पड़ रहे हैं, और एक दूसरा प्लांट है, इसको ग्रोथ कराने के लिए आपको केमिकल नहीं देने पड़ रहे, ये खुद ही पेस्ट से लड़ लेता है और खुद ही अपना सर्वाइवल कर लेता है। तो बताओ कौन सा फायदेमंद है? बी वाला। बी वाला। इसको हम्म। किसी भी पेस्ट की जरूरत नहीं है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? पेस्ट 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 रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट। और ये क्या है? ये पेस्ट सेंसिटिव है। एम आई क्लियर टू एवरीवन?
यस यस सर। सर। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से आप प्लांट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा लेते हैं, प्लांट की उम्र बढ़ जाती है, प्लांट का जल्दी गलते नहीं है, प्लांट जल्दी सड़ते नहीं है। इसके अलावा प्लांट के अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ जाती है। अगर मान लो 1 किलोग्राम, पहले भी मैंने बताया हुआ ये एग्जांपल, आपके पास 1-1 किलोग्राम मस्टर्ड लेके आते हैं, गणपत लेके आते हैं, और 1 किलोग्राम जो मस्टर्ड है वो अपने पास मान लो सारा लेके आती है। अब सारा वाला जो मस्टर्ड है उसमें से 1 किलोग्राम में से मान लो 550 ml ऑयल निकलता है, लेकिन गणपत वाले जो अपने पास मस्टर्ड है उसमें से मान लो कि आपके पास मात्र 430 ml ऑयल निकलता है। तो किसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी है? सारा वाले की। तो है दोनों 1 किलोग्राम मस्टर्ड, लेकिन किस में से ऑयल ज्यादा निकल रहा है? वो इसमें से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट सिर्फ ज्यादा ही ना हो, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी हो। मान लो कि ये एक एप्पल है, ये इतना बड़ा एप्पल है। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े एप्पल होते हैं, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और एक ये छोटा सा एप्पल है फॉर एग्जाम्पल। पता नहीं कैसा डायग्राम बन रहा है, लेकिन खाने में ये ज्यादा टेस्टी है। ये थोड़ा मतलब आपने देखा होगा बकबके से होते हैं कई बार एप्पल, फीके फीके से। ये मान लो ये वो वाला एप्पल है। तो क्या साइज ज्यादा मैटर करता है, या फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन क्वालिटी भी होनी चाहिए? न्यूट्रिशनल क्वालिटी। यानी ऐसा नहीं है कि साइज तो बहुत बड़े बड़े कर लिए लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, तो फिर वो फायदेमंद नहीं है। साइज के साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट भी होना चाहिए, जैसे विटामिन ए ज्यादा होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीजें, ऑयल ज्यादा होना चाहिए, या फिर आपके जो भी चीजें, प्रोटीन है तो प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दालें बड़ी बड़ी हैं उसमें प्रोटीन है ही नहीं, दालें छोटी हैं चलेगा लेकिन प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। यस सर। फिर ऐसी वैरायटी तैयार कर सकते हो जो पेस्टिसाइड से, हर्बिसाइड से, अदर केमिकल से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हो। इसके बाद आप लोग, मैंने बताया, आप ऐसी फसलें भी लगा सकते हो जिसका वैक्सीन में यूज कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं मेडिसिन वाला फील्ड पढ़ाऊंगा। फिर आप देखते हो कि ऐसी फसलें तैयार करते हो जिसको फिर आप जलाते नहीं हो, हार्वेस्टिंग के बाद आप उसका कहीं और यूज कर सकते हो। बायोटेक ने ऐसी फसलें तैयार कर दी हैं, जैसे मान लो ये प्लांट है, इसके ऊपर फ्रूट लगे, आपने फ्रूट काट दिए, अब नीचे वाले को भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। इस तरह से बायोटेक के प्रोडक्ट का यूज होता है। एंड देन आप बायोटेक्नोलॉजी के से जो प्लांट बनाते हो उसमें फार्मास्यूटिकल कंपाउंड भी आप बना सकते हो, यानी प्लांट से आप बहुत सारी चीजें पैदा करवा सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, कि ये आपको फायदे मिलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से। तो क्या आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। और फिर अपन नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।